हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया था और वहाँ कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट लाइन और कुछ बातें अपन ने वहाँ बताई थी ना, है ना बेटा। तो वहाँ देखिए कि सबसे पहले अपन ने एक बात की थी लास्ट के अंदर कि जैसे वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट यानी सबलित पत्ती प्रयोग, तो उस प्रयोग से अपन ने ये सिद्ध किया था कि प्रकाश संश्लेषण पादप के केवल हरे भागों पर संपन्न होगा और वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। यानी फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस बेटा। और उसके बाद अपन ने जैसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की वहां बात की, तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में जो मोल्स साइंटिस्ट ने दिया था, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट अर्धपत्ती प्रयोग, तो वहां अपन ने अपना बात बड़ा कि एक बड़े कोर्क वाली जो परखने लिए अपन ने ली थी, तो उसमें KOH था और आधी पत्ती को उसके अंदर डाल दिया और वहाँ CO2 एब्सेंस थी। तो आयोडीन टेस्ट वहीं पॉजिटिव, जो वायु के संपर्क में पत्ती थी उसी भाग पर आया, आधा भाग जो वायु के संपर्क में नहीं था तो वहाँ पर आयोडीन टेस्ट क्या आया था, नेगेटिव। यस। तो वो बेटा जो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है वो सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है, यानी CO2 की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। अब देखिए बेटा, इसी क्रम में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चे पदार्थ क्या होते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या साइंटिस्टों ने मतलब क्या क्या बातें बताई, क्या क्या उनकी डिस्कवरीज थी, क्या क्या उन्हें एविडेंस प्रमाण दिए, तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अर्ली एक्सपेरिमेंट प्रारंभिक प्रयोग रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। तो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट, यस बेटा, जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हैं और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें जो इससे रिलेटेड बताई और उसके लिए क्या प्रमाण दिए, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे और ध्यान से अपन समझेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ देखिए, मैं सबसे फर्स्ट आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ प्योर इम्प्योर थ्योरी। प्योर इम्प्योर थ्योरी, यस बेटा, बाई जोसेफ प्रिस्टले। जो बेटा आप समझ सकते हो कि किसने दी, जोसेफ प्रिस्टले ने। यस बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कि ये कब, 1733 से 1804। यस बेटा, क्लियर। तो देखो बेटा, आप जानते हैं कि जोसेफ प्रिस्टले ने 1733 से 1804 के बीच एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। यस बेटा। और एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट आपको लाइन लिख रखी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, कि 1770 में आप जानते बेटा कि कई प्रयोगों, बहुत से प्रयोग किए, है ना, 1770 में। तो आप कहोगे कि इन्होंने 1770 में अनेक प्रयोग करने के पश्चात बताया कि पौधों की वृद्धि में या पौधों की वृद्धि के लिए वायु आवश्यक है। यस बेटा। यानी अपन इस बात को इस फॉर्म में कहें कि पादप के पोषण में वायु की अनिवार्यता को सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं इन्होंने अनेक प्रयोग किए। यानी आप क्या कहेंगे कि पौधों के पोषण में वायु की अनिवार्यता को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अनेक प्रयोग किए। यस बेटा, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। बात को समझे। अच्छा, आप ये भी जानते हैं, अपन बात करते हैं कि 1776 में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, यानी शुद्ध वायु नाम दिया था, हालांकि ऑक्सीजन नाम नहीं दे पाए थे। आप कहें कि 1776 में इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। यस बेटा। अब देखो जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है
इसमें इन्होंने सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार प्रयोग, बेल जार एक्सपेरिमेंट। यस बेटा, बेल जार प्रयोग। यस बेटा, तो देखो कि बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये किस तथ्य पर पहुंचे या आप समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि देखो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले आप जानते हैं कि एक बेल जार इन्होंने लिया इस रूप में, ये जो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कांच का आप जानते हैं कि बेल जार आपका होता है। यस, तो ऐसे बेल जार इन्होंने लिया। यस, अब आप समझ सकते हो कि इसमें इन्होंने आप जानते हैं बेटा कि एक कैंडल, मोमबत्ती जानते हो ना कैंडल, उसको रखा, लेकिन थोड़ी समय में आप जानते हो कि कैंडल बुझ गई। बाद में आप जानते हो कि इसमें इन्होंने चूहे, एक रैट को लिया, जीवित चूहे को, है ना, तो थोड़ी देर में उसका बंद स्थान में चूहे का दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई मोमबत्ती भी नहीं जली और चूहा भी जीवित नहीं रहा, मृत्यु हो गई। यस बेटा, ये फर्स्ट सेटअप हो, क्लियर। इसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, जैसे ऐसे ही बंद बेल जार के अंदर, ऐसे ही बंद बेल जार के अंदर आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई इन्होंने क्या किया, जैसे कि आप जानते हो कि मिंट प्लांट, मतलब पुदीने का पौधा ले लिया, पुदीने का पौधा। यस, तो आप जानते हो बंद बेल जार में तो पुदीने का पौधा भी जीवित नहीं रह पाया, बात समझ रहे हैं, यानी मिंट प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाया, वृद्धि नहीं कर पाया, और थोड़ी देर में वो आप समझ सकते हैं कि मुरझा गया। सही। बाद में इन्होंने बेटा देखो क्या किया, अब इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस सेटअप के अंदर, इस सेटअप के अंदर इन्होंने क्या किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने इस सेटअप के अंदर क्या किया। इस सेटअप के अंदर इन्होंने एक पुदीने के पादप को स्थापित किया, मिंट प्लांट, मिंट प्लांट, पुदीने के पौधे को स्थापित किया। और फिर आप जानते हैं कि इसके अंदर जो कैंडल थी, कैंडल मोमबत्ती, समझने की कोशिश करना, तो देखिए बेटा कि जैसे ही मिंट प्लांट को स्थापित कर दिया तो मोमबत्ती भी सतत रूप से जलती रही और ये रैट भी आप जानते हैं कि जीवित रहा, चूहा भी क्या रहा, जीवित रहा, है ना। तो इस दौरान फिर ये बेटा एक अपन बात रही कि बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पे पहुंचे। यस बेटा, कि देखो सजीवों के श्वास के दौरान अपन श्वास लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2, तो चूहा भी श्वास लेगा, ब्रीथिंग करेगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2, है ना बेटा। तो आप जानते हैं, और मोमबत्ती जब जलेगी तो भी क्या निकलेगी, CO2, तो ये CO2 बढ़ जाती है। तो फिर क्या कहते हैं कि भाई ये जब सजीवों में श्वास लेते हैं तो सजीवों के श्वास के दौरान या किसी भी पदार्थों के जलने के दौरान फ्लोजिस्टन मतलब CO2 रिलीज होती है ना, जो आप जानते हैं कि अच्छी वायु को बर्बाद करती है, लेकिन CO2 रिलीज हो गई, CO2 बढ़ गई। यस, क्लियर बेटा। अब देखो क्या करेंगे कि ये पौधे इस CO2 को अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में क्या कर लेंगे, प्रयुक्त कर लेंगे। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये पुदीने का पौधा क्या प्रोवाइड करेगा, O2, तो ये वापस O2 क्षतिपूर्ति कर देगा, जो खराब हुई थी उसकी वापस क्षतिपूर्ति कर देगा। और अब ये अपने श्वसन में, ये आप जानते हो श्वास में, चूहा अपने श्वास में, और तुम जानते हो कि पदार्थ किसकी उपस्थिति में जलते हैं, आप अच्छे से जानते हो बातें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन इनको मिल गई। बात को समझे, तो ये बातें उनके सामने क्लियर हुई। तो देखो बेटा उन्होंने क्या कहा था कि बंद स्थान जैसे कि बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। यस बेटा, और उसके अंदर अगर अपन अगर चूहे को रखेंगे तो उसका जल्दी ही दम घुट जाता है ना। इसका मतलब मोमबत्ती हो या कोई प्राणी जब श्वास लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं तो हवा को क्षति पहुंचाते हैं,
और अगर अपन उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रख देते हैं तो मोमबत्ती भी सतत जलती रहती है और चूहा भी जीवित रहता है, चूहा भी जीवित रहता है। यस बेटा, तो वो इस आधार पर प्रिस्टले किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं। यस बेटा, तो ये किस निष्कर्ष पे पहुंचे? निष्कर्ष क्या था कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं। यस बेटा, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें श्वास लेने वाले प्राणी या जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है, जिसे श्वास लेने वाले प्राणी तथा जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। समझे? यानी जैसे वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है तो सजीव श्वास लेने में और पदार्थ जलने में उसको कम कर देते हैं। ये जब इसको यूज करेंगे तो ये क्या कर देंगे? कम कर देंगे, कम कर देंगे। और ये रिलीज क्या करेंगे? CO2 बढ़ा देंगे। तो CO2 को पौधे अपने पोषण में काम में ले लेंगे, पोषण में काम में लेंगे तो ये CO2 को कम कर देंगे और वापस क्या बढ़ा देंगे? O2 बढ़ा देंगे। तो क्षतिपूर्ति कर देते हैं ना, बात को समझे। और आप जानते हो जब ये श्वास लेने वाले प्राणी CO2 रिलीज करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं फ्लोजिस्टन बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? फ्लोजिस्टन। तो ये प्लांट इसको क्या कर देते हैं बेटा? डीफ्लोजिस्टन। क्या कर देते हैं? डीफ्लोजिस्टन कर देते हैं, यानी क्षतिपूर्ति को कम कर देते हैं। ये आपका था क्या? जो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट, यानी जोसेफ प्रिस्टले। यस बेटा, तो देखिए कि पौधों की वृद्धि में वायु आवश्यक है या वायु की अनिवार्यता को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अनेक प्रयोग किए। यस बेटा, अब देखिएगा कि ये कैसे आपकी सेटअप चलता रहेगा। ये सारी बातें आपने एनसीईआरटी के अंदर कर रखी है। यस बेटा, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की। तो देखो बेटा, जॉन इंजेन हॉज। तो ध्यान दीजिए बेटा कि जॉन इंजेन हाउस ने क्या किया। यस बेटा, तो यहां जो इंपॉर्टेंट की लाइन आपकी है वो तो अपन क्या लिखेंगे बेटा कि इन्होंने प्लांट की पोषण प्रक्रिया में, इन्होंने प्लांट की पोषण प्रक्रिया में प्रकाश, लाइट, जो सनलाइट है, तो इन्होंने प्लांट की पोषण प्रक्रिया में प्रकाश, लाइट की अनिवार्यता को सिद्ध किया। यस बेटा, ध्यान सुनना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा बेटा कि भाई प्रकाश संश्लेषण की सही खोज का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण, देखो जनरली अपन बात करें कि स्टीफन हेल्स को क्रेडिट अपन देते हैं, लेकिन अगर सही खोज की बात करें, वास्तविक बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण की सही खोज का श्रेय दिया जाता है। यस बेटा, देखो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने जॉन इंजेन हाउस ने बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि बेलजार एक्सपेरिमेंट के बेलजार सेटअप को ही इन्होंने प्रयुक्त किया था। यस बेटा, और आप जानते हो 1730 से 1799 के बीच इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। यस, तो इन्होंने किस सेटअप को यूज किया था? बेलजार सेटअप को ही यूज किया था, है ना। आंसर लिख रखा ना कई सारे आगे और भी कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में काम करता बेलजार सेटअप, तो इन्होंने बेलजार सेटअप को यूज किया था। अच्छा, इन्होंने बेलजार सेटअप को क्या किया
बेलजार सेटअप को एक बार आप जानते हैं कि अंधेरे में, डार्क मतलब अंधेरे में, यानी सनलाइट के एब्सेंस में, डार्क में रखा, एब्सेंस ऑफ लाइट में। और फिर आप जानते हैं कि फिर इन्होंने, आप जानते हैं इसको किस में रखा, लाइट, यानी प्रेजेंस ऑफ, है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या ब्राइट लाइट प्रेजेंस में रखा। तो आप ध्यान दें कि ये जो सेटअप था, आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे ये इनके सजियों के श्वास और मोमबत्ती जलने से जो खराब वायु है ना, फ्लोजिस्टन CO2, आप जानते हैं कि पौधे इसको, इस इम्प्योर को प्योरीफाई करते हैं, तो इसको ले लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में और वापस क्या रिलीज करते हैं, O2, तो क्षतिपूर्ति कर रहे हैं ना। तो ये जो सेटअप था आप जानते हैं, ये यहाँ डार्क में संपन्न नहीं हुआ, ये किस में हुआ, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ऐसा हुआ। बात को समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि नहीं होगी, बोलो, क्लियर। और फिर आप जानते हैं कि भाई इंजियनहोज ने एक परिरक्षित प्रयोग एक जलीय पौधे पर भी किया। तो ध्यान दो, उसमें भी क्या था, जलीय पौधे पर जब इन्होंने प्रयोग किया, तो मैं बता दूं, जलीय पादप पर एक्सपेरिमेंट किया इंजियनहोज ने। तो देखो, इन्होंने ऐसे एक सेटअप ले लिया, ये लो जी, इसके अंदर आप जानते हैं कि वाटर है, सही, और यहाँ एक जलीय पादप, या अपन पादप का भाग बता देते हैं, पादप का भाग समझाने के लिए। तो आप समझ रहे बेटा कि इस प्रकार से, यस। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इन्होंने ये पादप का भाग ले लिया, पादप का भाग। इस पादप के भाग में क्या विशेषता थी कि इसका कुछ भाग ग्रीन था, कुछ भाग क्या था, ग्रीन। और वैसे आप जानते हो जैसे पौधा होता है तो उसमें पत्तियां हरी होती हैं, तो ये भाग तो ग्रीन था, और कुछ भाग क्या था, नॉन ग्रीन था, यस। तो ये तो ग्रीन पार्ट था जैसे अपन कहें। और यहाँ इन्होंने इसको, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, तेज धूप, तो ब्राइट सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। तो जैसे आप जानते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में रखा, तो जैसे भी इन्होंने लाइट प्रोवाइड की, तो बात जानते हो कि ये जो हरे भाग हैं, इनके आसपास कुछ बबल्स, एयर के बबल, मतलब वायु के बुलबुले बने, समझ रहे हो। तो ये जो हरे भाग है ना, केवल हरे भाग के पास वायु के बुलबुले बन गए खूब सारे, ये लो। तो ये देखो बेटा कि एयर बबल, और यहां केवल ये एयर बबल, सही। तो ये वायु के बुलबुले बने, सही। बात को समझे? किस पार्ट पर, ग्रीन पार्ट पर ओनली, ग्रीन पार्ट पर, समझे। अब ये जो नॉन ग्रीन पार्ट था, यहां पर भी तो सनलाइट आ रही है, नॉन ग्रीन पार्ट, लेकिन आप जानते हैं कि नॉन ग्रीन पार्ट पर एयर बबल नहीं बने, एयर बबल नहीं बने, ये सेटअप था इनका। बात को समझे? तो फिर क्या कहा गया बेटा कि देखो कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए, जबकि अंधेरे में रखे पौधे के पास बुलबुले नहीं बने। और बाद में इन बुलबुलों की पहचान किसके रूप में की गई, ऑक्सीजन के रूप में। बाद में इनकी पहचान, तो रियली में ऑक्सीजन की खोज इन्होंने की थी, बाद में पहचान की गई ऑक्सीजन के रूप में। बात को समझ रहे हैं? यस। तो अपन किस निष्कर्ष पे पहुंचे, है ना, आप जानते हैं अपन किस निष्कर्ष पे पहुंचे। यस बेटा। तो यहां अपन देखते हुए लिखते हैं कि अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ओनली ग्रीन पार्ट, केवल हरे भाग, कुड रिलीज, विमुक्त कर सकते हैं, कुड रिलीज, यस बेटा, ऑक्सीजन
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बात किसने कही? जॉन इंजेनहॉज ने। यस बेटा, तो ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फाइनली अपन ये कह देंगे कि भाई प्लांट की पोषण प्रक्रिया में प्रकाश के निवर्तक को पहले सिद्ध किया था और उसके बाद में इन्होंने पादप की वृद्धि में या पादप के पोषण में प्रकाश और हरे भागों का महत्व बताया था। यस, जॉन इंजेनहॉज। लिख देना, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस बेटा, क्लियर है ना। अब अपन देखो नेक्स्ट साइंटिस्ट यहां ले लेते हैं, थर्ड अपन नेक्स्ट यहीं पे ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका कौन है? जूलियस वॉन सैक। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ तो देखो आप नेक्स्ट देखिए, थर्ड अपन कहते हैं यहां जूलियस वॉन सैक्स, मतलब तो जूलियस वॉन सैक देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने। देखो 1854 1854 से पहले ये नहीं पता था बेटा कि भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान या अपन कहें कि पौधों की वृद्धि के दौरान ग्लूकोज निर्मित होती है। तो 1854 में इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पौधों की वृद्धि के दौरान ग्लूकोज, शुगर, शर्करा, ग्लूकोज निर्मित होता है। यस बेटा, और बाद में यह स्टार्च के रूप में जमा होता है। अच्छा बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं आगे जाकर आपको सेल में बात भी बताऊंगा कि देखो इन्होंने ही पहले बार बताया था कि जो पौधे के अंदर जो हरा रंग का पदार्थ है ना पर्णहरित, वो एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो विशेष कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट में स्थित है। बात को समझ रहे हैं? तो देखो इन्होंने ये बात बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट कि जैसे अपन सेल के इनसाइड बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट, तो आप समझ सकते हैं दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट। तो इन्होंने पहले बात बताया था कि जो पादपों के अंदर हरे रंग का पदार्थ है यानी क्या? क्लोरोफिल। और आपने कह रही तो सेल बायोलॉजी में पढ़ भी लिया बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो क्लोरोफिल है, यस बेटा, ये क्लोरोफिल कहाँ लोकेटेड है? क्लोरोफिल पर्णहरित जो है वो किसमें लोकेटेड है बेटा? ये जो दोहरी झिल्ली कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, इसमें स्थित है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी जो हरित लौह का आपने पढ़ा था। सही। अब आप जानते हो प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर पहले लाइट रिएक्शन, वो तो खैर आगे मैं बताऊंगा मैकेनिज्म और इसका डायग्राम भी बनाऊंगा मैं, वो खैर अलग बात है। लेकिन आप समझ सकते हो कि फिर डार्क रिएक्शन यानी फोटो सिस्टम होता है, सॉरी फोटोसिंथेसिस पूरा होता है। हालांकि ये कोशिका के अंदर ही होगा भाई कंप्लीट, क्योंकि डार्क कोशिका के अंदर ही होगी, लाइट तो भले ही हो सकती है। सही। तो देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। पूरी बात समझा देता हूं। ग्लूकोज जो हेक्सोज शुगर है। यस, और ये ग्लूकोज आपको पता है कि केमिकली, रासायनिक रूप से रिएक्टिव, रासायनिक रूप से भी रिएक्टिव और सोल्यूबल भी है, घुलनशील भी है ना। इसलिए आप जानते हैं परासरण रूप से भी सक्रिय, परासरणीय सक्रिय, समझ गए। लेकिन तुरंत आप जानते हो कि केमिकली रिएक्टिव होने से अदर से रिएक्ट कर लेगा तो तुरंत
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में बदल जाता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट, जो प्रकाश संश्लेषण का आपने बताया था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है बेटा? आपको पता है प्रथम स्थायी उत्पाद कि ग्लूकोज तुरंत पहले स्थायी उत्पाद या फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? सुक्रोज। जो डाइसैकेराइड है ना सुक्रोज, और पौधों में शर्करा का प्रयोग सुक्रोज के रूप में बताया था आपने, क्योंकि ये क्या होती है? केमिकली इनएक्टिव है। केमिकली इनएक्टिव, रासायनिक रूप से सक्रिय है, क्योंकि आपने बताया ना रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपने बताया था वहां पे, क्यों केमिकली इनएक्टिव है, और लेकिन सोल्यूबल तो है, घुलनशील तो है, तो परासरणीय सक्रिय हो जाएगी, परासरणीय सक्रिय। और तभी तो आता ना वो हाई टीपी से लो टीपी की ओर, और ओपी को प्रभावित किया था सुक्रोज ने। तो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। और फाइनली पादप में जमा किस रूप में होता है? स्टोर्ड, और वहां पर आपको दिखता भी है विजिबल, है ना बेटा? विजिबल प्रोडक्ट। तो स्टोर्ड संचित किस रूप में होता है? तो संचित किस में रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अच्छा, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, वो केमिकली भी इनएक्टिव है, केमिकली इनएक्टिव, और परासरण रूप से सक्रिय है। ये आपको वहीं बता दिया था मैंने, यानी वो नॉन सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल, यानी वो घुलनशील नहीं है। कौन है? स्टार्च। तभी तो पौधों के अंदर शर्करा का जमाव किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो वो केमिकली इनएक्टिव भी है और नॉन सोल्यूबल है। बात को समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, किसकी? जूलियस वॉन सैक की। यस बेटा। अब देखिएगा अपन नेक्स्ट लेते हैं, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, या ना? अपन TW एंजलमैन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आया था, है ना, कॉर्नेलियस वॉन नील, सी वॉन नील, जिसने बहुत माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित होता है उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए। यस, तो वो सिद्ध करते हैं अपन, फिर नेक्स्ट अपन बातें करेंगे। हाँ, तो देखिए बेटा, अब आगे आपका TW एंजलमैन 1843 से 1909। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि TW एंजलमैन आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अपन आगे पढ़ेंगे ना प्रकाश संश्लेषण का एक्शन स्पेक्ट्रम, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम की खोज करता है। यस, और इसलिए अपन यहाँ एक लाइन लिखते हैं कि ही described first action spectrum, है ना बेटा? स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण के प्रथम क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को इन्होंने वर्णित किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्शन स्पेक्ट्रम के खोज करता है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। अच्छा, इन्होंने क्या किया? देखो, TW एंजलमैन ने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट भी किया, और इस एक्सपेरिमेंट बेटा इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम आप जानते हैं प्रिज्म की सहायता से जो श्वेत प्रकाश होता है उसके स्पेक्ट्रमी घटकों को अलग अलग किया, और फिर आप जानते हो कि क्लेडोफोरा एक शैवाल लिया, जिसको मतलब ऑक्सी यानी वायवीय जीवाणु के सस्पेंशन निलंबन में उसको डुबो के रखा, किसको? क्लेडोफोरा को। अब जानते हो कि प्रिज्म ने, जैसे आप जानते हो कि यहां अगर अपन ऐसे सेटअप कर दें प्रिज्म, यस बेटा, तो तुम्हें अच्छे से पता है प्रिज्म प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है, यानी स्पेक्ट्रमी घटकों को। जो जनरली अपन जो लाइट की बात करते हैं बेटा, वो श्वेत प्रकाश की किरण होती है, श्वेत प्रकाश की किरण, जैसे व्हाइट लाइट है। तो ये प्रिज्म क्या करता है? किसको? स्पेक्ट्रमी घटकों में बांट देता है, स्पेक्ट्रमी घटकों में ऐसे। तो आप जानते हैं कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ये आप जानते हैं बेटा कि स्पेक्ट्रमी घटकों में बांट देता है। यस, अब उसने देखो यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं बेटा कि यहाँ उसने ऐसे पट्टिका लेकर, फिर आप समझ रहे हैं बेटा कि इसने ऐसे यहाँ पर एक हरा शैवाल जो क्लेडोफोरा था, क्लेडोफोरा का तंतु या क्लोरोप्लास्ट जो लिया, क्लोरोप्लास्ट। यस, तो क्लेडोफोरा या आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ले लिया, सही। अब देखिएगा कि जैसे ऐसे स्पेक्ट्रमी घटकों में बदल गए, स्पेक्ट्रमी घटकों में, तो स्पेक्ट्रमी घटक आप जानते हैं कि विब
वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही। तो फिर बेटा जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया वो सबसे ज्यादा कहां इकट्ठे हुए? ब्लू और रेड पे। ब्लू और रेड पे आप जानते हैं कि जो वायवीय जीवाणु ज्यादा इकट्ठे हुए, एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि इनको तो ऑक्सीजन वाले स्थल चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया है तो ये सस्पेंशन था, यस बेटा, घोल था, निलंबन। तो आप जानते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां इकट्ठे हुए? मतलब ब्लू और रेड पे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जानते हो बेटा कि ब्लू और रेड रीजन पे बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन, बैक्टीरिया का जमाव सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि ब्लू और रेड पे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी, और प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी तो अधिक O2 की विमुक्ति होगी, हाँ है ना। तो यहां देखो कि ब्लू और रेड पे, मैं आपको बता देता हूं, ब्लू और रेड पे है ना प्रकाश संश्लेषण अधिक, या प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक। अब दर अधिक होने से, दर अधिक होगी तो अधिक O2 की विमुक्ति होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा विमुक्ति होगी, इसलिए आप जानते हैं कि ज्यादा यहीं पे इकट्ठे होंगे। तो ये एंजलमैन का मैंने एक्सपेरिमेंट बता दिया, आगे जाकर आपको मैं बता दूंगा एक्शन स्पेक्ट्रम अपन और समझाएंगे तो वहां और भी बातें कर लेंगे अपन। यस बेटा, ये छोटी सी बात हुई, समझ रहे हो। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अपन यहाँ पर अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट की बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें अपन कर लेते हैं कि भाई अभी यहाँ रिलेटेड कुछ बातें ऐसे कर लेते हैं। तो देखो बेटा 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं का पता चल चुका था कि क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण में, है ना। और एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि भाई जैसे कि पौधे को CO2, जल, प्रकाश ऊर्जा, मतलब प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके CO2 और जल लेकर कच्चे पदार्थ के रूप में, और प्रकाश संश्लेषण करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो देखो 19वीं शताब्दी के मध्य तक आप जानते हैं कि आपके सामने ये इक्वेशन आ गई थी, जो ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण, यानी यूकेरियोट्स जो क्या करते हैं बेटा? ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण। उनके लिए ये समीकरण आ गई थी CO2 प्लस H2O। तो आपके पास CH2O, या आप इसको कह सकते हैं CHOH प्लस O2। यस बेटा। और यहां देखिएगा कि जो CH2O है, CH2O ये किसके लिए है? आप समझ रहे बेटा कि CH2 एक कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। यह एक कार्बोहाइड्रेट है। यस, जैसे हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर यानी ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज। समझ रहे हैं। तो ये कुछ बातें आपके सामने थी भाई। देखो 19वीं शताब्दी के मध्य तक प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं पता चल चुका था, और पौधे जल और CO2 प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में, आप जानते हैं कि जो भी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी हैं, यानी वो सारे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि समीकरण के दौरान उनको अपन दर्शा सकते हैं, है ना। ये आनुभाविक समीकरण आया था CO2 और H2O, तो CH2O प्लस O2, और यहाँ CH2 एक कार्बोहाइड्रेट था, हेक्सो शुगर ग्लूकोज। यस बेटा, क्लियर है ना। लेकिन आप देखिएगा इस प्रकाश संश्लेषण के इतिहास में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन अब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, हाँ तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सी वॉन नील। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्नेलियस वॉन नील 1895 से 1987, लेकिन स्पेशली इन्होंने जो अपना प्रयोग है 1930 में, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेटा स्कॉलर थे, समझ रहे ना। सी वॉन नील बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। तो अपन क्या कहते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेटा। तो आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक सी वॉन नील के प्रयोगों ने प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण को
समझाने के लिए मील के पत्थर के रूप में सहयोग किया। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी पूरी प्रकृति को समझाने के लिए इनका माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था। यस बेटा, देखो बेटा, सी वॉन नील इनके प्रयोग हरे गंधक व बैंगनी गंधक जीवाणुओं पर आधारित थे, जीवाणुओं पर आधारित थे, है ना बेटा। ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर आधारित थे। और वो जो अपन ने जीवाणु में पोषण पढ़ाया था वहां पर डाइवर्सिटी में 100% देखो यहां पर क्लियर होगा, है ना। हरे गंधक और बैंगनी गंधक जीवाणुओं पर आधारित थे। देखो बेटा, ये जो वॉन नील थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझना आप, ये पहले व्यक्ति थे, है ना, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की रेडॉक्स प्रकृति को स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। और ये अपन शुरू में कह चुके हैं कि रेडॉक्स प्रोसेस है जिसमें किसी एक का रिडक्शन तो किसी एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये पहले व्यक्ति थे, जब ये खोज कर रहे थे ना, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की रेडॉक्स प्रकृति को स्थापित किया। यस बेटा, है ना। मतलब रेडॉक्स प्रकृति को स्थापित कर बताया कि रेडॉक्स नेचर का होता है। देखिए बेटा क्या कहते हैं, ये ध्यान से समझना। देखो बेटा, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है। ये तो अपन सभी समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है। यस बेटा, अब इसमें क्या होता है कि जो भी सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल एजेंट है, मतलब जो ऑक्सीकरण योग्य, जिसका ऑक्सीकरण हो सकता है, जो ऑक्सीकरण योग्य यौगिक है, वहां से हाइड्रोजन देता है, वो हाइड्रोजन दाता होता है। तो उस हाइड्रोजन को प्राप्त कौन करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है ना बेटा। फलस्वरूप आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। यस, तो देखिए बहुत इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जैसे इनसाइड लिख रखा है कि CO2 प्लस 2H2A। यस बेटा, अभी मैंने H2A लिखा है यहाँ पे, है ना। मतलब जो भी ऑक्सीडाइजेबल सुटेबल ऑक्सीकरणीय यौगिक यहाँ पे आ जाएगा, तो CO2 प्लस 2H2A। यस बेटा, तो आप क्या लिखेंगे इस रिएक्शन को, ऐसे लिख सकते हैं आप कि CH2O, यस, और प्लस अगर अपन लिखें H2O यानी जल, और फिर आपका क्या 2A। यस, तो यहां दिमाग लगाना बेटा, तुम अगर दिमाग लगाओ तो, कि यहां पर जो ऑक्सीडाइजेबल जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल है ना बेटा, ये कंपाउंड है, वो ये है। अब आप समझ सकते हैं इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण हुआ तो इसने हाइड्रोजन किसको दे दिए, CO2 का, CO2 का रिडक्शन हो गया, CH2O लिख दो इसको, चाहे इसको आप लिख दो CHOH। यस, और ये H2 और ये 2A, ये आपका आ गया। यस, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो अब अपन ये बात करेंगे बेटा कि अब सीधी सी बात, इसको अपन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे अपन। यस, तो CO2 2H2A, तो CH2O प्लस H2 और 2A हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यानी ये हाइड्रोजन दाता है और यहां से हाइड्रोजन CO2 पर गए तो रिडक्ट हो गई, रिडक्शन हो गया और कार्बोहाइड्रेट ये बन गया ना, कार्बोहाइड्रेट और H2 और 2A। बात को समझ रहे हैं। अब बेटा जी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ कहता हूं कि भाई ध्यान दीजिएगा, वहां क्या कह रखा है कि भाई अब ये जो ऑक्सीडाइजेबल एजेंट है, ये आपको पता है कि हरे पौधों में तो जल है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता। लेकिन जो हरे गंधक और आपने बैंगनी गंधक, जो ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पढ़े थे, वहां पर हाइड्रोजन दाता के रूप में जल नहीं है, तो वहां कुछ और ही पदार्थ है। बात को समझे। तो देखिएगा कि यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने लिखता हूं कि जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर कि CO2 प्लस 2H2A। यस, अब देखिएगा यानी इसकी नेचर दो हो सकती है, इसकी नेचर
तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो जो बैंगनी गंधक यानी ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर जीवाणु है ना, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो बेटा यहाँ पर मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर वहां पर 2H2 की जगह क्या हो, जैसे 2H2S हो, 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन दाता ग्रुप में 2H2S। यस, अगर आप जानते हैं 2H2S होगा तो इससे बनेगा क्या, इससे आपका क्या बनेगा भाई, CHOH है ना, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि CH2O, CHOH प्लस 2S। तो देखिएगा कि जब यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप में जल प्रयुक्त नहीं हुआ तो आगे क्या बना, सल्फर या सल्फेट, सल्फर या सल्फेट। अब ये किन में बनेगा, ये आप जानते हैं कि ग्रीन सल्फर तथा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, हरे गंधक तथा बैंगनी गंधक जीवाणु में। अच्छा सुनो, ये हरे गंधक और बैंगनी गंधक जीवाणु कौन सा प्रकाश संश्लेषण संपन्न करते हैं, अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण। बोलो, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में या जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो जल नहीं है, कुछ अन्य यौगिक ही है ये कंपाउंड, यानी ये H2S है। यस, बात को समझ रहे हैं। तो यहां पर आप देखो, आपके सामने सल्फर या सल्फेट मुक्त हो रहा है, नहीं कि ऑक्सीजन। बात को समझ रहे हैं। और आप जानते हो कि जो भी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी हैं, जो भी आप जानते हो बेटा कि ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी हैं, तो ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी में देखो क्या होगा, आपको यहां बता देता हूं मैं कि यहां आपका आ जाएगा 2H2O इसकी जगह। यस, तो बनेगा क्या बेटा, देखो आप समझ रहे हैं कि COH यानी वही CH2O, और आप समझ रहे हैं कि O2, यहां पर क्या निकल जाएगा, O2 ऑक्सीजन। बात को समझ रहे हैं, क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। तो रेडॉक्स प्रकृति को कैसे स्थापित किया कि यहाँ CO2 का रिडक्शन होता है और जो ये एजेंट है तो यहाँ ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण जल का प्रकाशिका अपठन होता है, यानी उसका ऑक्सीकरण होता है, तो रेडॉक्स हो गई ना। तो CHOH कार्बोहाइड्रेट CO2 के अपचयन से और जल के ऑक्सीकरण से, जल के ऑक्सीकरण से O2 रिलीज हो गई, O2 रिलीज हो गई। तो आप जानते हो ये किस में होगा, जितने भी पृथ्वी पर सभी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी सजीवों में, सभी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी सजीवों में। अच्छा सुनो बेटा, इन जीवाणुओं को छोड़कर ये जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनको छोड़कर जो भी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी होते हैं वो ऑक्सी होते हैं। तो सभी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी सजीवों में जो आपका बीजीय है, जिसने पृथ्वी पर पहली बार एरोबिक वातावरण स्थापित किया, तो ये साइनोबैक्टीरिया बीजीय है ना, डायटम है ना, डेस्मिड, और जो एल्गी प्लांट, सारे एल्गी प्लांट, ये सब कुछ क्या है, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी सजीव हैं, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी सजीव। यस बेटा, अब आप ध्यान दो कि इस प्रयोग से, तो दिमाग लगाना, तो फिर जैसे मैं आपके सामने ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा, तो ओवरऑल रिएक्शन देखो बेटा आपके सामने ये होगी कि भाई 6 CO2 12H2A, फिर आप जानते हैं C6H12O6 6H2O, या जो भी है H2 बनेगा ही यहाँ पर, और प्लस आप जानते हैं कि भाई ये आपका H2A आ गया ना। बात को समझ रहे ना। तो आपके सामने देखें कि अपन ने यहाँ 12A हो जाएगा, है ना। तो फिर इसको अपन ऐसे लिखेंगे जैसे 6 CO2, अगर अपन हरे गंधक बैंगनी गंधक जीवाणु की बात करें तो 12H2S बात की तो C6H12O6 और 6H2O, और ये 12S यानी सल्फर या सल्फर सल्फेट। और अगर अपन इन हरे पात्रों की बात करेंगे तो 6 CO2 12H2O और C6H12O6 6H2O, और आपका ये 6O2 निकल गया ना ऑक्सीजन। बोलो भाई। तो देखो बेटा कि प्रथम बार यहां से साबित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा कि भाई देखो सीधी सी बात है कि भाई जो
बैंगनी गंधक या हरे गंधक हैं, सल्फर जीवाणु हैं, उनमें ऑक्सीकरण के उत्पाद के रूप में सल्फेट या सल्फर होता है। यस, तो इससे निष्कर्ष निकलता है, यानी इस प्रयोग से पहली बार निष्कर्ष निकला है ना। तो आप क्या कहोगे कि इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जो भी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी है, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी सजीवों में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल के, जल यानी H2O के ऑक्सीकरण से आती है, यानी जल से आती है, ऑक्सीकरण से आती है। बात को समझ रहे हैं? जबकि पूर्व में माना जाता था, इससे पहले 1930 से पहले माना जाता था कि भाई CO2 की स्प्लिटिंग हुई है और CO2 से ऑक्सीजन आई है ना। तो पहली बार ये साबित हुआ कि ऑक्सीजन किससे आई है बेटा, आप जान रहे हैं ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि जल के प्रकाशिक अपठन से आती है। तो ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर CO2 का रिडक्शन और जल का क्या ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स प्रकृति स्थापित हो गई। बात को समझ रहे हो? और देखो कि यहाँ जो ऑक्सीडाइजेबल एजेंट है उसी की प्रकृति पर, जब जल नहीं था, H2S था उन जीवाणुओं के अंदर, तो वहां ऑक्सीजन नहीं आई, वहां पर सल्फर या सल्फेट, बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, बात को समझ रहे हैं? यस, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखो कि भाई इसको आप समझ रहे हैं कि 100%, फिर भी कई लोगों ने नहीं माना, तो 100% रेडियो आइसोटोप टेक्निक, ये अपन बात करें बेटा कि आप जानते हैं कि फिर समस्थानिक तकनीकी के द्वारा इसको सिद्ध कर दिया है ना कि भाई मतलब जल से ऑक्सीजन आई है, जल से ऑक्सीजन आई है। यस, तो वो एक्सपेरिमेंट आपका था रूबेन, कामेन और हसन। तो ध्यान दीजिए, 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन, कामेन और हसन। तो अपन उनके बारे में देखते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा कि अब जो 3 साइंटिस्ट आपके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, रूबेन, कामेन और हसन। यस बेटा, तो इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक है ना, अर्थात इन्होंने रेडियो समस्थानिक तकनीकी द्वारा सिद्ध किया कि जो लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाश आधारित अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन के दौरान है ना, लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जल के प्रकाशिक अपघटन या जल के ऑक्सीकरण से आती है। न कि CO2 से, CO2 के विपाटन से नहीं आती है, जल से ही आती है बेटा। ये 100% इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, रेडियो समस्थानिक टेक्निक के द्वारा सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि लाइट रिएक्शन में जो O2 विमुक्त होती है वो जल से आती है, न कि CO2 से। यस, और इसके लिए इन्होंने जो समीकरण दिया, ये समीकरण इन्होंने दे दिया बेटा कि जैसे 6 CO2 + 12 H2O। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ देखो ये 12 H2O क्यों लेते हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए 6 CO2 फिक्सेशन करना पड़ता है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो आप जानते हैं वहाँ एक फिक्सेशन में 2 NADPH2, तो पर CO2 2 जल के अणु विपाटित होते हैं, इसलिए 12 बैलेंस करने के लिए। और आगे और बता देंगे 6 CO2 + 12 H2O, तो फिर आप क्या कहेंगे यहाँ पर C6H12O6, 6 H2O और ये आपका 6 O2। सही, तो देखो इन्होंने, आप समझ पा रहे हैं बेटा कि यहाँ तो सामान्य समस्थानिक जो होता है ये 16, और यहाँ भारी समस्थानिक ये O18 ले लिया, यानी O18। बात को समझ रहे हैं? अब देखिएगा कि यहाँ वाला ऑक्सीजन ये तो 16 ही था,
इस वाटर के अंदर जो मोल वो भी 16 था, लेकिन ये ऑक्सीजन जो निकला ये 18 था। बात को समझ रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि भाई यहां देखिएगा कि जल के प्रकाशिक अपवर्तन से ऑक्सीजन आई है, जल के प्रकाशिक अपवर्तन से क्या आई है बेटा? ऑक्सीजन। बात को समझ रहे हैं, है ना? तो ये रूबेन कामेन हसन ने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के द्वारा सिद्ध कर दिया कि भाई ऑक्सीजन कहां से आई है बेटा। यस, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने सारी बातें आपके सामने बता दी। इसके बाद में देखो एक साइंटिस्ट थे मेयर, तो मेयर वैज्ञानिक थे मेयर। तो मेयर ने क्या कहा? मेयर ने कहा बेटा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान फिजिको केमिकल प्रोसेस है ना, तो भौतिक ऊर्जा बता दो आप, भौतिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। ये बात मेयर ने कही है ना, या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, लेकिन उन्होंने भौतिक एनर्जी कहा। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस है ना, फिजिको केमिकल प्रोसेस है क्या बेटा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि भाई फाइनली आप ऐसे कहते हो कि भाई सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के दौरान किस में बदलती है? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सही? अब आप समझ सकते हो कि भी सबसे पहले तो ये जो सोलर एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब स्थितिज ऊर्जा में। तो सबसे पहले तो आपकी जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा में, और फिर आपकी चेंज किस में होती है? केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये मेयर की बात है, बात को समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस बेटा आपके सामने है। तो सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई कि कौन कहां से आता है, ये जो कच्चे पदार्थ क्या होते हैं, किस रूप में आप जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, अर्ली एक्सपेरिमेंट थे, वो सारे अपन ने क्लियर कर दिए। बोलो बेटा। अब अपन बात करेंगे कि भाई, और देखो यहाँ आपको 100% क्लियर हो गया रूबेन कामेन में कि भाई हाँ जल से आती है। और देखो बेटा, जिनमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप में जल नहीं था, जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु थे, हरे गंधक और बैंगनी गंधक, वहां थे ना क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, रोडोस्पाइरलम, जो आपको मैंने बैक्टीरिया में बताया था, तो उनके प्रकाश में देखो O2 विमुक्त नहीं होती है। बात को समझ रहे हैं ना? तो फिर ये 100% इससे सिद्ध हुआ था रूबेन कामेन हसन से। यस बेटा, तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। यस, अब देखिएगा मैं आपको अगला टॉपिक जो क्लियर कर रहा हूं कि भी प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, ये बता दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। तो साइट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे? साइट की। ये सारे हो गए। अब बेटा अपन साइट की, फिर उसके बाद में आगे क्या क्या चीजें ये वर्णन करिए क्या होते हैं, उसके बाद अपन सीधे किस पे आएंगे? मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। यस, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के स्थल, या अपन कहें कि पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो पिगमेंट हैं वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो सनलाइट को, सोलर रेडिएशन को एंट्रैप करते हैं प्रकाशोपोशियों में। तो उनका संगठन यानी वो कहाँ होते हैं? यस, ये अपन कहें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के स्थल। तो देखो बेटा, मैं पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशन समझा देता हूँ, आपका कनेक्ट करेगा डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, फिर फोटोसिंथेसिस, सारी चीज़ें आपने देख रखी है, लेकिन यहाँ और आपका एक कनेक्ट यानी एक बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा कि पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोट्स में यानी एसिन केंद्रिकियों में। बेटा दिमाग लगा दीजिएगा कि जो प्रोकैरियोट सेल हैं वो आदिम कोशिकाएं हैं, सरल हैं, छोटी कोशिकाएं हैं, और उनके अंदर सुविकसित केंद्रक और झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। तो भाई प्रोकैरियोट में कोई ऐसा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग तो होगा नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो कि उसके अंदर ये पिगमेंट हो। यस, तो आप समझ रहे बेटा कि प्रोकैरियोट में देखो यहाँ प्रकाश संश्लेषण के स्थल के रूप में ये आपके होते हैं क्रोमेटोफोर। सबसे पहले आपके हैं क्या? क्रोमेटोफोर।
तो बेटा आपने सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोट सेल पढ़ी तो वहाँ सुना होगा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर बेटा आप समझ सकते हो कि बिखरे हुए वर्णक होते हैं, बिखरे हुए वर्णक, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में, है ना, बिखरे हुए वर्णक होते हैं, जो झिल्ली का विस्तार हो जाता है ना, और उस जो प्लाज्मा झिल्ली से ही कुछ झिल्ली का विस्तार हो जाता है, उसमें बिखरे हुए वर्णक होते हैं। तो वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे बैंगनी गंधक, पर्पल सल्फर, हरे गंधक, जैसे आपने पढ़े थे ना क्रोमेशियम, क्लोरोबियम, ये बैंगनी गंधक, हरे गंधक, है ना। इसके अलावा फिर अगंधक मतलब ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, जैसे रोडोस्पाइरिलम, इन सब के अंदर जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु थे, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, जिन्होंने अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किया था, जिनके प्रकाश संश्लेषण में जल प्रयुक्त नहीं हुआ था, H2S या तो हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य कोई इनऑर्गेनिक या कुछ में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज हुआ था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, वो उनके अंदर आपके होते हैं क्रोमेटोफोर्स, और उनके अंदर सत्य क्लोरोफिल नहीं होता है। अपन आगे पढ़ेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जीवाणु क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और फिर आप जानते हो बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो विरिडीन। यस बेटा, तो ये तो आप समझ सकते हो कि प्रोकैरियोट में वो बैक्टीरिया। फिर प्रोकैरियोट में एक श्रेणी होती है कि कई बच्चे क्या कहते हैं, सर देखो कि साइनोबैक्टीरिया को तो यूकैरियोट होना चाहिए था क्योंकि उसके अंदर ये थाइलेकोइड आ गए ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। बेटा थाइलेकोइड एक झिल्ली में संरचना है, झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग नहीं है। बस इतना सा हुआ बेटा कि देखो उसके बाद थाइलेकोइड लेमिली विकसित हुई, थाइलेकोइड लेमिली, थाइलेकोइड पटलिका। तो थाइलेकोइड पटलिका ने वो झिल्ली ऐसे मिल गई और उसमें पिगमेंट आ गए। यस, और ऐसे आप जानते हो कि ये दो झिल्लियां वहां अंदर ही झिल्ली मिल गई और थाइलेकोइड आ गई, ऐसे ये आपस में सटी, अप्रेस्ड मतलब संलयित हुई, तभी तो पीएच सेकंड आएगा, फोटोसिस्टम सेकंड, और फोटोसिस्टम सेकंड आएगा तभी जल का प्रकाशिका बटन होगा। आगे बताऊंगा मैं मैकेनिज्म के अंदर। यस, तो बेटा ध्यान दीजिए थाइलेकोइड लेमिली, तो साइनोबैक्टीरिया बीजीए में जो नीलहरित शैवाल हैं, नीलहरित शैवाल पृथ्वी के प्रथम ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी सजीव जिन्होंने पहली बार O2 को प्रोड्यूस किया। यस, अपने पढ़ा था। तो इन बीजीए में क्या होता है बेटा कि ये थाइलेकोइड प्रेजेंट होती है, बीजीए के कोशिका द्रव्य में थाइलेकोइड प्रेजेंट होती है और थाइलेकोइड में पिगमेंट होते हैं, और यहाँ पे सत्य क्लोरोफिल यानी यहाँ से ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल ए आ गया था, क्लोरोफिल ए। यस, लेकिन ध्यान दो थाइलेकोइड एक झिल्ली में संरचना है, थाइलेकोइड झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग ऑर्गेनेलिज नहीं है, क्योंकि वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड, तब वो कोशिकांग के अंदर है। बात को समझ रहे हैं? इसलिए थाइलेकोइड आ गई थी बीजीए में, लेकिन झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं है। तो ये भी प्रोकैरियोट का ही प्रारूप है। यस, लेकिन थोड़ा विकसित की ओर। सही। फिर अपन बात करते हैं बेटा कि जो यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स के अंदर तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, आप जानते हैं हरित लवक है, और बेटा वहां हरित लवक में आप जानते हैं क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन पाया जाता है, क्योंकि इस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में दो सिस्टम होते हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम, झिल्ली तंत्र, जैसे ग्रेना लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली, मेम्ब्रेनस सिस्टम, और जहां झिल्ली तंत्र है वहां साइट ऑफ लाइट रिएक्शन यानी वहां पिगमेंट होंगे और प्रकाशिका विक्रिया होगी, लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। और दूसरा आपका उसका अधात्री होगी फ्लूइड स्ट्रोमा, जो तरल फ्लूइड यानी तरल अधात्री स्ट्रोमा होगा। तो स्ट्रोमा जहां डार्क रिएक्शन होगी, क्या होगी बेटा, डार्क रिएक्शन। बात को समझ रहे हैं? यस, तो यहां श्रम विभाजन, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी इनका काम है लाइट रिएक्शन को संपन्न कराना, इसका काम है डार्क रिएक्शन को संपन्न कराना। तो तुम अच्छे से जानते हो बेटा, तुमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट। तो देखो जो शैवाल रही थे उनमें तो क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड शेप, सर्पिलाकार, गर्डल है, और क्लेमाइडोमोनास में कप आकार का, कई आकार का आपका क्लोरोप्लास्ट हो सकता था। लेकिन अगर आपने यूकैरियोटिक पादप कोशिका जैसे पत्ती की कोशिका, तो जो मीजोफिल सेल होती है, डोर्सल मीजोफिल सेल, आपने कहा था एक मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। सही। तो ये आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो यूकैरियोट का है, तस्त्री नुमाया अंडाकार, आपने बताया सेल बायोलॉजी के अंदर तस्त्री नुमाया अंडाकार।
अब इस यूकेरियोट के क्लोरोप्लास्ट में आपने अच्छे से देखा कि बेटा देखो सबसे पहले धोरी झिल्ली कोशिकांग है, तो ये सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है ना, बाह्य झिल्ली। अब आप जानते हैं कि बाह्य झिल्ली के अंदर कुछ छिद्र होते हैं, बड़े छिद्र, तो पोरिन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोरिन्स। सही। फिर आप जानते हो इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, जिसमें एक वसीय पदार्थ होता है कार्डियोलिपिन्स, कार्डियोलिपिन्स, और दोनों झिल्लियों के बीच का स्पेस पेरीप्लास्टिडल स्पेस। बात को समझे। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने समझने की बात आएगी कि यूकेरियोट्स में प्रकाश संश्लेषण के स्थल ये क्लोरोप्लास्ट है। और बेटा यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं कि केवल पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न करती है, वो सभी हरे भाग जिनमें क्लोरोफिल है यानी हरे भाग है तो प्रकाशन करते हैं। पत्ती के अलावा जैसे मैं आपको बता दूं बाह्य दल, हरे बाह्य दल होते हैं, कच्चे फल जैसे हरा टमाटर, हरी मिर्च है ना, तो ये सब भी आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब बाह्य दल है, साख ही हरा तना है, या कच्चे हरे फल मतलब हरी मिर्ची है, हरा टमाटर है, वो भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखिए कि अंडाकार तस्त्रिनुमा जो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपका होगा मेम्ब्रेनस सिस्टम, मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो देखो यहाँ तीसरी झिल्ली, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन तो कोशिकांग हो गया, ये यहाँ पे आपकी होगी ये सिक्कों का एक ढेर सा होगा, सिक्कों का एक ढेर, जिसमें एक को आप कहोगे ग्रेना थाइलेकोइड, ग्रेना थाइलेकोइड, ग्रेना लेमिली, ग्रेना पटलिका, ग्रेना थाइलेकोइड, एक को। फिर ये पूरा ढेर होगा, इसको आप कहोगे ग्रेनम। क्या कहोगे? ग्रेनम। यस। और फिर आप जानते हो 2-3 ग्रेना जुड़ जाती है तो इनको बीच में जोड़ने वाली इंटरग्रेनम, इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लेमिली, ये स्ट्रोमा लेमिली होगी, स्ट्रोमा लेमिली। यस, ये पूरी ग्रेनम, एक ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिली। तो ये झिल्लियों का तंत्र अंदर ये यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे, ये मेनली नॉन अप्रेस्ड पर यहाँ प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे जो सनलाइट को एंट्रैप करेंगे और लाइट रिएक्शन संपन्न कराएंगे। क्या कराएंगे? लाइट रिएक्शन। बता दूंगा आगे मैकेनिज्म में लाइट रिएक्शन का। फिर देखो ये फ्लूइड, ये तरल अधात्री स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में आप जानते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर इस हरितलोक में आपने पढ़ा होगा कि स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ डीएस, सर्कुलर डीएनए, आरएनए, तो कई सारे डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, तो खुद की एंजाइम मशीनरी होती है ना। खुद ये कुछ एंजाइम खुद भी संश्लेषित करने में सक्षम होता है, तभी तो आपने वहां कहा था ना अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। यस। और मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण करने वाले एंजाइम, हालांकि क्लोरोप्लास्ट में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों के संश्लेषण के एंजाइम होते हैं, लेकिन मुख्यतः पूछ लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जब लाइट रिएक्शन हो जाएगी तो CO2 का रिडक्शन, जो डार्क रिएक्शन है, यहाँ रुबिस्को एंजाइम है ना, तो ये डार्क रिएक्शन आपकी होगी स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा भाग के अंदर। तो ये आप समझ सकते हैं बेटा कि आपका क्लोरोप्लास्ट, तो यूकेरियोट में प्रकाश संश्लेषण के स्थल क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पर्णहरित होते हैं। अब अपन बात करेंगे, अपन आगे बेटा इन चीजों पे आएंगे कि ये पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पिगमेंट क्या हैं, ये पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और बस पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं अपन मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे बेटा? मैकेनिज्म पे। बात को समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छे से, और ये तो आप पूरा सेल बायोलॉजी में ये सारा समझ चुके हो, लेकिन मैंने कनेक्ट कर दिया कि उद्विकास के दौरान जैसे सोपोसी आए तो सबसे पहले जीवाणु, अब जो केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणु थे उनमें क्रोमेटोफोर थे, फिर जो बीजीए ये अनोक्सी थे, फिर ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी बीजीए, लेकिन उनमें भी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं था, केवल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थी या थाइलेकोइड लेमिली थी। फिर धीरे धीरे आप जानते यूकेरियोट, तो यूकेरियोट का विकास हुआ जब एक प्रोकैरियोट ने साइनोबैक्टीरिया को अंदर ले लिया, तो आप जानते हो कि यूकेरियोट सेल, प्लांट सेल का विकास हुआ, और उसके अंदर आप जानते हो यूकेरियोट में जो भी प्रकाश सोपोसी हैं, चाहे वो डायटम डेस्मिड या एल्गी या प्लांट्स हो, तो वहां आपका आ गया क्लोरोप्लास्ट। क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट। और बेटा वहां देखो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के स्थल होंगे, है ना, तो कैसे वहां लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन संपन्न होगी, ये सारी बात आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझाएंगे। तो आप है ना इन क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को, एक एक लाइन को सेल बायोलॉजी से, एक एक चीज को और हर जगह से क्लियर करके आए, क्योंकि कल थोड़ा और बेसिक बताने के बाद आप मेन मैकेनिज्म पे अपन आ जाएंगे, तो फटाफट फिर अपन क्या समझेंगे? मैकेनिज्म समझेंगे। यस बेटा, जो ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म है, जो हरे पादपों के अंदर ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसकी अपन बात करेंगे। बात को समझ रहे हैं बेटा? क्लियर है? तो देखिएगा ये सारी चीज आपके सामने क्लियर करेंगे, है ना बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यस।